जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? बड़े टाइम पे आए आप लोग माशाल्लाह। ये जो हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं 1 मिनट लेट हैं। अब क्या किया जाए आपके साथ? मारा जाए या छोड़ा जाए? कुट लगाई जाए? ओके। अच्छा मोहतरम, पहले आपको थोड़ी देर शर्म याद दिलाई जाएगी। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दिलाई जाएगी। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने पेज 486 और पेज 487 घर जाके एक दफा पढ़ लिया है। अगर आप पेज 486 और 487 नहीं पढ़ा आपने, तो आप आई क्या बबलू को खुद बुला रहे हैं, बबलू आ मुझे मार। यार हद होगी। कितने लोग आज पेज 486 और 487 जाके पढ़ लेंगे और फिर आज वाला काम भी करेंगे? हद होगी यार, खुद अपने ऊपर लोड डाला हुआ है आपने। यार ये लेटते लेटते ना ऐसी आंख लगने वाली हो तो बंदा, यार जरा किताब पढ़ाई साथ वाले को, यार जरा किताब पढ़ाई। चल यार पेज 486 487 488 पढ़ लिया। और यार बाकी बातें छोड़े, मैं आपको अभी 3 मिनट दूं, आप पढ़ लें, लेकिन मैंने देने कोई नहीं। तो हद हो गई। अच्छा, शेयर कैपिटल का नोट दोबारा जाके बना लिया था? अच्छा, वो जो क्रेडिटर वाला वो था, क्रेडिटर वाला नहीं, डायरेक्टर, और वो जो वो वाला था, वो वाला नोट जाके नहीं नहीं, आप मेरा सवाल बदल रहे हैं। देख लिया था, देख लिया था एक दफा, ये देखा भी नहीं था। अच्छा चलो बाकी सारी बातें छोड़ो। ये बताएं कि आपको ये पता है कि कल जो है वो लेक्चर 105 हुआ था, ये पता है? और कल हमने सब पहले ये पेज पढ़ा था, फिर क्वेश्चन 2 किया था, फिर शेयर कैपिटल का किया था, फिर कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व की डेफिनेशनें पढ़ी थी, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स का किया था, फिर हमने लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी हैं। ये पता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, शुक्र है। चलें जी, आज वाला काम शुरू करते हैं। लेक्चर नोट्स निकाल लें, पेज नंबर 768। आज ही हमने के डिस्क्लोजर्स हमने कर लिए हैं, शेयर कैपिटल के भी डिस्क्लोजर हमने कर लिए हैं। आज लाइबिलिटीज के डिस्क्लोजर करने हैं। दांत अंदर कर लो, ताकि कोई बात हंसे तो फिर पता चले ना, हर वक्त ये हंसने पे लगे। इलस्ट्रेटिव गाइडेंस ऑन लाइबिलिटीज, यानी कि इसका नोट किस पैटर्न पे बनना है। होंडा कार्स एक कंपनी है, पेज नंबर 768। जरूरतें टाइम पे पूरी करके क्लास में आया करो। पेज 768, बस चल पड़ी है, बस रुकवा के मैं आई। पेज 768। अच्छा जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आ रही होती हैं, दे दो उसका बैग। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आ रही होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। अटेंटिव अटेंटिव, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ रहा होता है? लॉन्ग टर्म लोन। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन भी आ रहे होंगे करंट लायबिलिटीज में। अनक्लेम डिविडेंड, यानी हमने अपनी तरफ से देने को तैयार हैं, कोई भी लेने नहीं आया, या किसी शेयर होल्डर का कोई मसला पड़ा हुआ है, और अनपेड डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिए, लेकिन अभी हम दे नहीं रहे। लोग आ रहे हैं, अभी हम दे नहीं रहे, 1-2 दिन बाद हम देना शुरू करेंगे। तो अनक्लेम डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड बैलेंस शीट के मुंह पर अलग अलग नजर आना चाहिए। ये बैलेंस शीट का मुंह है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। अपने समझने के लिए यहां बेशक लिख लें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ताकि जहन में आपको लगे ये बैलेंस शीट बन रही है। तो बैलेंस शीट के फेस पे लॉन्ग टर्म लोन आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है, लीज ऑब्लिगेशन का लॉन्ग टर्म पोर्शन आता है, और बैलेंस शीट के मुंह पर करंट लायबिलिटीज आती हैं।
शॉर्ट टर्म लोन, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ये अलग अलग शो करना तो जरूरी होता है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेबल और करंट टैक्स पेबल, ये वो चीजें हैं। अब लॉन्ग टर्म लोन में कुछ लोन्स क्लब हो सकते हैं ज्यादा लिए हुए हैं, और शॉर्ट टर्म लोन्स में कुछ लोन्स क्लब हो सकते हैं अगर एक से ज्यादा लिए हुए हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में कुछ चीजें क्लब हो सकती हैं, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, बिजली के बिल पेबल और सिक्योरिटी डिपॉजिट इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। ओके, चाहे लोन लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इनकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। लॉन्ग टर्म लोन किस नोट में आ रहे हैं? 10 में। जरा नीचे जाके देखते हैं नोट नंबर 10 क्या कहता है। 10 रुपए का लोन, 11 रुपए का लोन, टोटल कितना हो गया? 21। तो 21 शायद इधर आ रहा हो, कोई करंट पोर्शन होगा तो नीचे आ रहा होगा। लॉन्ग टर्म लोन हमने किससे लिया हुआ है? हबीब बैंक से। सिक्योरिटी हमने दी हुई है, और लॉन्ग टर्म लोन अपने एक जानने वाले से भी लिया हुआ है और सिक्योरिटी नहीं दी हुई। इसकी एंट्री क्या हुई होगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। शॉर्ट टर्म लोन हमने एमसीबी बैंक से लिया हुआ है, सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है, अपनी सब्सिडरी से लिया हुआ है, कोई सिक्योरिटी, अपने डायरेक्टर से लोन ले लिया। कल डायरेक्टर को लोन दे रहे थे, आज डायरेक्टर से लोन ले रहे हैं। डायरेक्टर से क्यों लोन लिया भाई आपने? क्या वजह बनी डायरेक्टर को तकलीफ देने की? द लोन, डायरेक्टर बड़ा अमीर था, डायरेक्टर बिलावल था। द लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर बाइंग, शुजात था डायरेक्टर। दिस लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर बाइंग न्यू सेल सेंटर इन, हालात हजरा का आपको पता है, पता नहीं इतना टाइम कैसे मिल रहा है आपको। दिस लोन इज ऑब्टेन्ड फॉर बाइंग न्यू सेल सेंटर इन लाहौर। लोन हम ले रहे हैं तो हम उसको यूज करेंगे ना कहीं। लोन हम ले रहे हैं ना, तो हम किस मकसद में यूज कर रहे हैं? कल हम लोन दे रहे थे डायरेक्टर को और वो अपने घर के लिए गाड़ी ले ले या कोई और चीज ले ले। आज हम लोन ले रहे हैं तो हम बताएंगे कि हम लोन को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। डन। तो नोट 10 एंड 11 इज ओवर। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में क्या आता है? ट्रेड एंड अदर पेबल्स में, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन से? जान अनजान, यानी कि जानने वाले और अनजान लोग, ये ट्रेड क्रेडिटर्स में आ गया। इसी तरह पेबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसको प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकाल के देने हैं। जल्दी करो यार, जल्दी बैठो। तशरीफ रखें भाई। अच्छा जी, ये जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, ये जिसको एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स कहते हैं, होंडा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसके पीछे एक एंट्री हुई होगी। सरासिफ ने कहा मैंने अगले साल गाड़ी लेनी है, तो होंडा ने कहा पैसे अभी, सरासिफ ने कहा जान दो, उन्होंने कहा नहीं तुसी जान दो, पैसे दे दो। कैश डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, लायबिलिटी टू डिलीवर, ये किसकी बुक्स हैं? होंडा की बुक्स हैं। इसे क्या कहते हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स या एडवांस टू सप्लायर्स? एडवांस टू सप्लायर पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में था। वो शायद होंडा ने जनरल टायर खरीदने के लिए एडवांस में पैसे दिए हुए थे, लेकिन अब होंडा, अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज अगर एसी वालों को एडवांस दे तो वो होगा एडवांस टू सप्लायर, और वो एसेट होता है क्योंकि उसके बदले एसी आना है। और अगर कॉलेज वाले आपसे पैसे ले लें, जैसे प्री इनरोलमेंट के पैसे लिए, आपसे पैसे ले लें और सर्विस ना दें, तो ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है और ये कॉलेज के कंधों पर लायबिलिटी होती है। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहां नजर आ रहा है? लायबिलिटीज में। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहां नजर आ रहा है? लायबिलिटी टू डिलीवर कार टू कस्टमर। और एक्रूड लायबिलिटीज में तो वो हो जाएगा ना, बिजली का बिल पेएबल, रेंट पेएबल, जो मर्जी लिख लें एक्रूड लायबिलिटीज में। क्लियर? तो ये था जी हमारा लायबिलिटीज का पोर्शन।
एक हमारी कौन सी होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, दूसरी हमारी कौन सी होती है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में अगर लोन ज्यादा है तो इनका नोट दे दें, एक भी लोन है तो नोट दे दें, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है। अगर शॉर्ट टर्म लोन्स भी ज्यादा हैं, 2-4, इनका भी आप नोट दे दें। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में तो काफी सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैंने अभी आपसे बात नहीं की। ये बैलेंस शीट का फेस है मोहतरम, और यहां से शुरू हो रहे हैं नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये है एसओएफपी। तो ये एसओएफपी का फेस है, यहां से शुरू हो रहे हैं नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारे नोट्स अब आप क्रॉस मैच कर लें किताब से थ्योरी पढ़ के। कौन सा पेज होगा, 460, 469। अमाउंट, यार लाइबिलिटीज के लिए ड्यू का मतलब क्या होगा, रिसीवेबल या पेएबल? अमाउंट पेएबल टू जानने वाली कंपनीज एंड रिलेटेड पार्टीज शैल बी डिस्क्लोज्ड। नीचे येलो वाली लाइन नहीं पढ़नी आपने, ये मेरा पेज है 469। जरा अब मैच करें डिस्क्लोजर। अमाउंट से मुराद फर्ज कर लें लोन, लोन पेएबल टू जानने वाली कंपनी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। नोट 10 में फील करें, आपको लग रहा है अमाउंट पेएबल टू जानने वाला इज डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ये जी पहला डिस्क्लोजर था जो हमारे नोट 10 में कवर हो गया किताब के पेज नंबर 768 पर। येलो वाली लाइन छोड़ें। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, फॉलोइंग आइटम्स शैल बी डिस्क्लोज्ड एज अ सेपरेट लाइन आइटम। पेएबल ड्यू टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड की वजह से, पेएबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ज्यादा अच्छा लफ्ज है। पेएबल ड्यू टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के वक्त पैसे देने हैं, ये हमने ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में डाल दिए हैं। ये आमतौर पर लोग ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में डाल देते हैं। ओके, डिपॉजिट्स, accrued liabilities and advances, deposits, accrued liabilities and advances, और इनकी नेचर भी मैंने आपको समझा दिया एग्जांपल्स देके। एडवांस डिपॉजिट एक ही चीज होती है, सर आसिफ ने पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं कि फ्यूचर में हमने क्या डिलीवर करनी है, इनको कार डिलीवर करनी है। लोन, करंट लाइबिलिटीज की बात चल रही है। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। नोट 11 पेज 768। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज ढूंढे, ये एमसीबी वाला हो गया। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, सब्सिडरी और डायरेक्टर वाला हो गया। डन। अब इसमें तफसील पढ़ लें। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन रिलेटेड पार्टीज, यानी रिलेटेड पार्टीज की भी बात नहीं करनी, वो अलग से लाइन आएगी। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लोन फ्रॉम, ये पॉइंट 3 हो गया और ये दोनों पॉइंट नंबर 4 हो गए। पेज नंबर ना 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 7 पे तो खुद है हम। 460, इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। इधर वाली चीज को उधर रेफरेंस कर रहे हैं, उधर वाली चीज को इधर रेफरेंस कर रहे हैं।
इसका नाम बताएं। लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका नाम बताएं। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। स्पॉन्सर्स और डायरेक्टर्स में क्या फर्क होता है? स्पॉन्सर्स वो होते हैं जिस वक्त कारोबार शुरू हुआ था, स्पॉन्सर्स वो होते हैं जिस वक्त कारोबार शुरू हुआ था तो उनसे पैसे लिए थे, और डायरेक्टर्स वो होते हैं कि जो बाद में भी एंटर हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। तो स्पॉन्सर्स और डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स भी शायद कहते हैं स्पॉन्सर्स को। अच्छा, अलोंग विद द पर्पस, डायरेक्टर्स में पर्पस बताना है, बैंकिंग कंपनी में पर्पस नहीं लिखा हुआ, इधर आपने पर्पस बताना है। इधर ये एक्स्ट अलोंग विद द पर्पस, और वो उस पर्पस में यूज भी कर रहे हैं या नहीं ये भी बताना है। तो इधर आपने पर्पस बता दिया। सब्सिडरी वाला भी पर्पस आपको बताना चाहिए था, अगर सवाल में दिया हो तो वो भी बता देंगे। ये आ गया लोन का पर्पस, जो पॉइंट 4 है उस सफे पे। तो बैंकिंग कंपनीज वाले में पर्पस बताना कोई जरूरी नहीं है, बता दे पेपर में तो लिख देंगे, कोई हरज नहीं, लेकिन रिलेटेड पार्टीज वाले में पर्पस भी बताना है। लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड एंड इनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बताते रहना साथ साथ कि सिक्योरिटी रखवाई हुई है या नहीं रखवाई हुई। ये जो मैंने सर्कल लगाया है ये हो गया पॉइंट नंबर 5। क्लियर? ये थे जी लायबिलिटीज के डिस्क्लोजर्स। एक डिस्क्लोजर छोटा सा रह गया, ये मैं आपको अभी पढ़ाता हूं 1-2 मिनट में। पहले आखिरी डिस्क्लोजर पढ़ लें, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। या IAS 37 वाला है असल में। इन डिस्क्राइबिंग अ लीगल केस अंडर एनी कोर्ट, एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, वेदर लोकल और फॉरेन, बाहर के मुल्क में भी केस हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी। नेम ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूजर्स को बताएं। एजेंसी और अथॉरिटी इन विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, नैब, FBR, एजेंसी और अथॉरिटी इन विच द प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। द डेट इंस्टीट्यूटेड, क्या मतलब जिस दिन आपके खिलाफ केस हुआ। द प्रिंसिपल पार्टीज, वो था और मैं था, द प्रिंसिपल पार्टीज। एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्चुअल बेसिस, क्या केस है, चक्कर क्या है, क्यों आपके खिलाफ केस हुआ है, ऑफ द प्रोसीडिंग। एंड द रिलीफ सॉट, और जज साहब ने आपके हक में क्या फैसला सुनाया है। जज साहब ने कह दिया आप जज साहब ने आपके हक में क्या फैसला सुनाया है, द रिलीफ सॉट। रिलीफ तो शायद PTI वालों के लिए है, तो रिलीफ सॉट। तो ये भी एक डिस्क्लोजर है। इसमें अंडरलाइन आपने कितनी बातें की हैं? काफ़ी सारी हैं, 5-6 मुझे तो लग रही हैं। एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, वेदर लोकल, इन नेम बताने, एजेंसी और अथॉरिटी इन विच प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, नेम ऑफ कोर्ट, वही सेम ही बात हो गई। डेट, प्रिंसिपल पार्टीज, फैक्चुअल बेसिस क्या है, और रिलीफ सॉर्ट। को 5-6 चीजें होगी जो आपने यूजर को बतानी है। वो जिस तरह कल मैंने आपको सफा बना के दिया था ना, आपने तो वो भी नहीं देखा होगा। वो क्या, जिस तरह कल आपको सफा बना के दिया था, उस सफे में अगर कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स का लफ्ज ऊपर लिखा जाए तो नीचे फिर ये 6 पॉइंट लिखे जाएंगे डॉट बना के। डन। तो ये किसके बारे में बताने हैं? लीगल केसेस के बारे में। अच्छा जी, अब ये हमारा आखिरी डिस्क्लोजर है। वी आर वेरी लकी, यार उसको उठाओ उधर पहली रो में। वी आर वेरी लकी कि मैंने आपको कहा था फाइनल अकाउंट के 2 सवाल मैंने आपको करवाने हैं, तो उसमें से 1 सवाल करवाने का आज टाइम मिल गया है। तो 1 सवाल आज हम कर लेंगे, मेरे ख्याल से टाइम नहीं बचना था, लेकिन 1 सवाल आज कर लेंगे, दूसरा फिर एक रह जाएगा, वो फिर किसी दिन टाइम मिला तो करेंगे। कल से इन एनी केस हमने IFRS 15 शुरू करना है, उससे ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। तो 1 सवाल आज फाइनल अकाउंट का मैं आखिरी करवाऊंगा। ये डिस्क्लोजर है एक, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या होते हैं। होंडा कार्स है, इसने वसीम अकरम को डीलरशिप दी, वसीम अकरम को डीलरशिप दी,
और शेख रशीद को डीलरशिप दी। कराची में वसीम अकरम को डीलरशिप दे दी और इस्लामाबाद में शेख रशीद को डीलरशिप दे दी। अब आप मुझे बताएं, क्या होंडा खुद गाड़ियां बेचेगा या डीलर्स के शोरूम्स में रख के बेचेगा? डीलर्स के शोरूम में। तो होंडा खुद कौन है? मैन्युफैक्चरर। और ये लोग कौन है? डीलर। अब जब होंडा इनके पास अपनी गाड़ी रखवाया करेगा तो होंडा के दिल में डर होगा कि ये गाड़ी रख लेगा और रख के कस्टमर से पैसे लेके मुझे नहीं देगा। इस डर को कवर करने के लिए डीलरशिप का जब एग्रीमेंट साइन होता है तो वसीम अकरम को कहा जाता है भाईजान 50 करोड़ रुपया जमा करवाएं, 50 करोड़ रुपया जमा करवाएं, हम आपको डीलरशिप देते हैं। तो शेख रशीद को भी कहा जाता है भाईजान चलें आपके लिए 49 करोड़ कर देते हैं, तो आप 49 करोड़ जमा करवाएं, हम आपको डीलरशिप देते हैं। ये सिक्योरिटी है, अमानत है। इसका मतलब ये नहीं कि अब गाड़ियों के पैसे नहीं देने। अब जब डीलर गाड़ी बेचा करेगा वो पैसे अलग दिया करेगा, तो ये पैसे एक तरह की सिक्योरिटी टाइप चीज है। 10 साल 15 साल बाद वसीम अकरम कहते हैं मैं डीलरशिप कैंसिल करता हूं, तो ये पैसे वसीम अकरम को वापस मिल जाएंगे। तो वो जो भी वैल्यू प्रिंसिपल सेम अमाउंट होती है। तो बता दें जी, होंडा की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेएबल, क्रेडिट। अगर पेएबल विद इन 1 ईयर है, कई दफा होता है पेएबल ऑन डिमांड कि अगला बंदा कहते हैं मैं किसी भी और डीलरशिप कैंसिल करा लूंगा, फिर तो आप करंट लायबिलिटीज में शो करें। और अगर उसने कहा है कि पेएबल ऑन डिमांड नहीं है, 10 साल तक मैं नहीं मांगूंगा, फिर कहां शो कर दें? तो मे बी इट इज अ करंट लायबिलिटी एंड मे बी इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। 50 करोड़ शेख रशीद को फारिग करते हैं, खाली वसीम अकरम वाली मिसाल काफी है। अच्छा जी, अब ये जो पैसा है, ये पैसा 50 का होंडा यूज कर सकती है अपने बिजनेस में या नॉट टू बी बिजनेस? बोलें जरा। नहीं, करंट नॉन करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सवाल यह है कि ये पैसा होंडा अपने बिजनेस में यूज कर सकती है या नहीं। तो प्रेफरेबल तो ये है कि ये पैसा बिजनेस में यूज ना करें और इस पैसे को सेपरेट अकाउंट में रखें, सेपरेट बैंक अकाउंट। इस पैसे को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें क्योंकि ये पैसा अमानत है। इस पैसे को कहीं दराज में छुपा के रख दें, किसी ने आपको दिया हुआ है या आपने वापस करना है, इसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें। लेकिन अगर आपने यूज करना है तो इसकी भी इजाजत है, इसकी भी इजाजत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर आपके लिए जब पेमेंट करनी पड़ेगी तो मसला पड़ सकता है। तो आप अगली पार्टी से एग्री करा लें कि वसीम अकरम ये मैं पैसा बिजनेस में यूज करूंगा। बहरहाल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 1-2 मिनट पहले मुझे दे दें, मैं आपको पढ़वा दूं, फिर इसको नोट कर लीजिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, अभी नोट नहीं करना कुछ। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। होंडा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स आएंगे। नंबर 1, बाइफरकेशन, कितना पैसा आपने बिजनेस में यूज करने और कितना यूज नहीं करना। बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड में से कितनी है, इसको क्या करें? बाइफरकेट करें। बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जरा कंफ्यूजिंग सी लाइन है, इसको मैं बाद में पढ़ दूंगा। बाइफरकेशन ऑफ 50 इनटू, बाइफरकेशन इनटू अमाउंट्स यूज्ड फॉर कंपनी बिजनेस एंड नॉट यूज्ड। अदर से क्या मुराद होगा? नॉट यूज्ड इन बिजनेस, जो किस अकाउंट में रखा होगा? सेपरेट। अदर से मुराद लिख लें नॉट यूज्ड इन बिजनेस। तो बता दें जी 20 मैंने यूज कर लिया बिजनेस में और 30 मैंने बिजनेस में यूज नहीं किया। अब जरा अंग्रेजी का फिक्रा दोबारा पढ़ लें। बाइफरकेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कितनी है?
50। इसको अलग अलग बता दें, अमाउंट यूज्ड फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स। अमाउंट यूज्ड फॉर बिजनेस वो कितनी है? अमाउंट यूज्ड फॉर बिजनेस वो कितनी है? अमाउंट यूज्ड फॉर बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी लिख लें इधर। अमाउंट रिसीव्ड फॉर बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ, लिखें उससे रिटर्न एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज बनाए, उससे कहीं यार मादरत तेरा पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा, और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें सेक्शन 217 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी एग्रीमेंट्स की, आपस में पार्टीज होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ये लिख लें। ये कौन सी मनी है जो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी है? ये जो दूसरी वाली होगी, नॉट यूज्ड इन बिजनेस वाली। नॉट यूज्ड इन बिजनेस वाली किस अकाउंट में रखवा दें? सेपरेट अकाउंट। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, नोट कर लें। इंटरेस्ट का भी एग्रीमेंट हो सकता है अगर हाई कि तुमने रखना है मैंने रखना है, जो भी है। ये नोट कर लिया आपने? चलें अब ये नोट कर लें। नहीं, लॉन्ग टर्म लोन भी आता है, और भी चीजें आती हैं। डिस्क्लोजर सिर्फ उसने लॉन्ग टर्म लोन के दिए हैं। डीटीएल भी आता है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी भी आती है, प्रोविजन फॉर वारंटी भी आ जाती है। हाँ हाँ, वो सीखे हैं सिर्फ। भाई ये सफा रुल रहा है, किसी को चाहिए कल वाला? अब ये 3 लोग कल नहीं आए थे। अब्दुल्ला राजपूत, यार वो उसको कह दिए क्लास के एंड पे ला दे, इधर भी और उधर भी। ये गाड़ियों के पैसे नहीं है, गाड़ियां जब बेचेंगे तो वो अलग पैसे देगा होंडा को, ये सिर्फ अमानत के तौर पे डीलरशिप लेने के पैसे हैं। हाँ जी, कम भी हो सकती है, किया कि ले लो डीलरशिप आप। अच्छा जी, अब इसमें कोई डिस्क्लोजर एज सच करना नहीं है आपने कुछ, इसमें एज इट इज अंग्रेजी दी होगी, वो एज इट इज उठा के आपने लिख देनी है। ये थे जी फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर्स। अच्छा जी, ये आई कैप ने जहां से कहीं से उठाया है तो वहां ये लॉन्ग टर्म पेबल्स में आ रहा है, ब्रैकेट में पेबल लिख लें, ये लॉन्ग टर्म पेबल्स में आ रहा है, लॉन्ग टर्म में। और इसका डिस्क्लोजर क्या आई कैप ने बना के दिया, दीज रिप्रेजेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम डीलर्स वेयर बाय वर्चू ऑफ एग्रीमेंट। अब ये इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, विच बाय वर्चू ऑफ एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट फ्री, यानी हमने उसको इंटरेस्ट कोई नहीं देना, उसका पैसा बस हमारे पास पड़ा रहेगा। These are payable on cancellation of डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर्स। मेरे ख्याल से तो इस तरह की इंग्लिश सवाल में ही लिखी होगी, उसे कॉपी पेस्ट करना होगा। विद डीलर्स एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के लिए यूज नहीं किए जा सकते, इसलिए फिर कहां रखवाने पड़ेंगे? These have been kept in a, लेकिन सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाना भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही है। ये बात जरूरी नहीं कि यहां लिखी हुई है तो यहीं के लिए है, सेपरेट बैंक अकाउंट में भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही रखवाएंगे आप। एंड केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट।
तो यूज करेंगे तो भी कंपनी एक्ट की रोशनी में, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाएंगे तो भी कंपनीज एक्ट की रोशनी में। तो ये किसके डिस्क्लोजर हो गए? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। चलें जी, ओवर। आज हमने करना है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उसके लिए जरा अटेंटिव हो जाएं। एक एंट्री मुझे बता दें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ब्रॉट डाउन 100, कैरी डाउन 100, 150, 160 कर दें, 160। ये हमने गेन रखना है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हमने सोचा गेन रखना है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इररिवोकेबल डेजिग्नेशन कर लिया। आईएफआरएस 9 का लेक्चर 1। गेन कितना आ रहा है? कितना? 60। खुदा ना खास्ता पेपर में टैक्स रेट दे दे, पेपर में टैक्स रेट दे दे, तो 60 रुपए की एंट्री क्या होगी? एक एंट्री आपको याद है, एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये एंट्री आपको याद है? 100 रुपया, 30 रुपए, यूजर का 70 है। जरा कोशिश करें 60 रुपए की एंट्री बनवाने की। इन्वेस्टमेंट डेबिट 60 से, गुड। डीटीएल क्रेडिट 60 का 30%, 18। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई कितना? सर आपने तो फेयर वैल्यू रिजर्व के साथ 60 का लफ्ज लिखा हुआ है। हाँ मैंने लिखा हुआ है, समझने के लिए लिखा है, उसकी खैर है, वो कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से होनी है? बस 60 से। इस इन्वेस्टमेंट डेबिट होने पे कल कलां को जब कभी बिकेंगी तो डेफर करके मैं हुकूमत को टैक्स दूंगा, डीटीएल क्रेडिट, और बाकी मेरे यूजर के लिए अनरियलाइज्ड खुशी। तो ये नोट कर लें, किताब में कहीं नोट कर लें, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जो खाली सफ़े हैं, इसके ऊपर हेडिंग क्या देंगे? आईएफआरएस 9 विद आईएस 12। ये मैंने क्या कराई है आपको? रिवीजन। ये वाली एंट्री डिवाइस कराई है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से होंगी? 60 से। लेकिन हमारा यूजर कितने से खुश होगा? 42 से। इस खुशी में कितना हिस्सा गवर्नमेंट का? 18। और अगर इसी तरह लॉस आ जाए, उल्टी एंट्री हो जाएगी। लॉस आ जाए तो उल्टी हो जाएगी। अजीब सी बात है ना, क्या करो। IFRS 9 with IAS 12 with sir। अच्छा, ओके। चलें जी, खोलें पास पेपर का क्वेश्चन 5। 4 होगा, शाहीन वाला है। कौन सा? हाँ, ये इसमें एक सवाल तो आपको करवा दिया, मैं एक और करवा दूंगा। वो तो कोई भी इंटीग्रेशन हो सकती है। जैसे IAS 41 का सवाल है कि IAS 21 के साथ था, चारा खरीदा था बाहर के मुल्क से, वो सवाल कराया था, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं जी। सवाल शाह
शाही ओके 520 फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाहीन लिमिटेड एज एट 30 जून 2015। मैंने आपको कहा है कि इस तरह के सवाल आने कोई 6, 7, 8 साल से बंद हो चुके हुए हैं, जिस सवाल के अंदर जो है वो सिर्फ उसने बैलेंस शीट मांगी होती है और P&L मांगा होता है और स्टेटमेंट इन इक्विटी मांगी होती है और बड़ा बड़ा लिखा होता है नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नोट्स चाहिए ही नहीं, नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो दूर की बात, नोट्स ही नहीं चाहिए सिरे से। तो N1, N2, N3 की बजाय जितना काम होगा वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3। ओके, सेल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहां चली जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में। एडमिन में। ओपनिंग स्टॉक, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये ना करंट टैक्स पेबल आ रहा है, लेकिन ना करंट टैक्स एक्सपेंस हमें डेबिट पे नजर नहीं आ रहा सेम अमाउंट से। तो सीटी ना कहीं छुपा नहीं हो सकता कि एडमिन में छुपा होगा, अनलेस के सवाल बता दे। तो ये ना सीटीपी आ रहा है, पहले तो लिख लें सीटीपी, और ये पेबल आ रहा है करंट टैक्स पेबल। ये जो करंट टैक्स पेबल आ रहा है ना, अगर तो ये इस साल का होता ना तो फिर इसका करंट टैक्स एक्सपेंस भी नजर आ रहा होता। क्या नजर आ रहा है कहीं करंट टैक्स एक्सपेंस सेम अमाउंट से? करंट टैक्स एक्सपेंस नजर ही नहीं आ रहा ट्रायल के मुंह में। अगर पेबल क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या होना चाहिए था? करंट टैक्स एक्सपेंस। लेकिन करंट टैक्स एक्सपेंस नजर, तो अदर इंफॉर्मेशन जाके बताएगी ये पिछले साल का पेबल है, अभी तक पे नहीं हुआ, उसकी फिर कोई वजह भी बताएगी। अदर इंफॉर्मेशन बताएगी ये पिछले साल का पेबल है, अभी हमें इल्हाम नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल एक चीज हमारे जहन में आ गई कि पेबल नजर आ रहा है लेकिन डेबिट साइड पे इसका एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, तो पता नहीं ये पेबल क्यों आ रहा है। ये 2000 की फिगर याद कर लें। अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स ना आपने बस चुप करके पेपर में करंट एसेट्स में शो कर देना है। करंट एसेट्स में वो ये होता है कि हुकूमत के बंदे ना हमारे पास आते हैं और हमारे पास आके ना साल के दरमियान ही कभी टैक्स लेके चले जाते हैं, तो ये करंट एसेट में शो करना है। और एंड पे बैलेंस शीट की एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उससे ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। फिलहाल इसको आप करंट एसेट्स में शो कर दें। ये एडवांस में आपने कोई टैक्स प्रीपेड लिख लें, प्रीपेड इनकम टैक्स। तो प्री पेमेंट्स कहाँ आती हैं? करंट एसेट्स में। तो प्रीपेड इनकम टैक्स है। पीपी आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रही है, एक्सपोर्ट लाइसेंस इंटेंजिबल है, डेटर आ रहे हैं, कैश आ रहा है, अदर रिसीवेबल्स आ रहे हैं, ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन IAS 37 वाली कोई होगी, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन इधर पड़ी होगी और इसका एक्सपेंस एडमिन या एडमिन में कहीं पड़ा होगा। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। लॉन्ग टर्म लोन आ रहे हैं, डेफर्ड टैक्स आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। क्लियर? चलें जी। अच्छा जी, ये अदर इंफॉर्मेशन में अगर डेफर टैक्स का डाटा दिया हुआ तो फिर ये डेफर टैक्स ओपनिंग होगा। अगर अदर इंफॉर्मेशन में डेफर टैक्स का डाटा ना दिया हो तो शायद ये क्लोजिंग होगा। लेकिन इसका भी मुझे DTE नजर नहीं आ रहा। ये तो लाइबिलिटी होगी ना, डेफर टैक्स लाइबिलिटी। अगर खर्चा होता तो वो नजर आता। ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी या एसेट अकाउंट होगा। बैलेंस शीट में हमेशा एसेट या लाइबिलिटी नजर आ रहा होगा ट्रायल में, अनलेस के सवाल बता दे ये एक्सपेंस है। तो ये DTL है। अब DTE किधर है वो नहीं नजर आ रहा, इसलिए कि ये शायद DTL का ब्रॉड डाउन होगा। अगर सवाल में DTL निकालने का डाटा दे देगा तो फिर ये ओपनिंग ले लेंगे। अगर सवाल में ना डाटा दिया तो एज इट इज इसको उठा के लिख देंगे। शेयर कैपिटल आ, रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं। पिछले साल की सेल में कोई मसला है, ये मैं अभी करवा दूंगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन है, क्लोजिंग स्टॉक है, PPE की डेप्रिसिएशन वगैरह है। लॉन्ग टर्म लोन में से कुछ 12 महीने में पे कर देने, तो बाकी नॉन करंट में चला जाएगा। एक ये एडजस्टमेंट आ रही है कुछ टैक्स की, ये इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूं। टैक्स का रेट कितना है? 35%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है, ये उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा मोहतरम, अब होगा ऐसा कि हमारे पास 1 घंटा 6-7 मिनट है, तो उसमें मैं ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली और ये वाली, और अगर टाइम मिला तो ये वाली, ये 4 एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी समझने वाली हैं, ये मैं करवाऊंगा। ये करवाने के बाद फिर ऑब्वियसली कुछ लोगों ने जाना होता है,
उनको मैं फ्री कर दूंगा, और फिर बाकी जो 2-3 आसान सी एडजस्टमेंट्स रह जाएंगी ये हम कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी सी तरतीब मुझे इस वजह से आगे पीछे करनी पड़ेगी, माजरत। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। अब आगे ऊपर फॉर्मेलिटीज में मैं आज नहीं पढ़ा। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एड अदर इनकम, लेस। जरा एब्रीविएशन से काम चला रहा हूं आज, ताकि मैं जरा कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाह रहा हूं। एक और भी होता है यार, अदर एक्सपेंसेस, और उसके बाद पीबीटी, लेस टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स। एक और लाइन भी आ जाएगी इधर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। Do not take more than 30 seconds. Statement of financial position. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी, इधर देखें, इधर नजर मार लें जरा। करंट टैक्स पेबल, एडवांस टैक्स, पीपी, एक्सपोर्ट लाइसेंस, डेटर, कैश, अदर रिसीवेबल्स एंड प्रीपेमेंट्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लोन, डेफर्ड टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। कोशिश कर लें, कोशिश हो सका तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोशिश कर लें चीज़ों की तरतीब अगर ऐसे हो जाए, चीज़ों की तरतीब अगर कुछ ऐसे हो जाए ना कि पीपी आ रहे हैं, वैसे हमारे सवाल में आज इंटेंजिबल्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन रिसीवेबल्स नहीं आ रहे, स्टॉक आ रहे हैं, अदर इंफॉर्मेशन में आ रहा है, जारी बात है, क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा, डेटर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड ये भी आ रहे हैं, शायद आ रहे हैं। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस भी आ रहा है। डन। अच्छा, कोशिश कर लें ये तरतीब अगर फॉलो हो सके, जैसे पी एंड एल में तरतीब फॉलो होती, इक्विटी, शेयर कैपिटल आ रहा है, हमारा शेयर प्रीमियम आ रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे फेयर वैल्यू रिजर्व भी आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारी जो है वो चीज़ें, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म लोन एक आ रहा है, शायद लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है। करंट लाइबिलिटीज में कोशिश कर लें अगर ये पैटर्न फॉलो हो सके कि पहले कोई करंट पोर्शन लिख देंगे, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड मैंने बताया था फेस पे शो होगा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स तो आज ही मैंने देखा है, उसमें चीज़ें मर्ज होके आ जाती हैं, और इंटरेस्ट पेएबल, और एक और चीज़ भी आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर लिटिगेशन भी आ जाएगी। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको हम अगर क्लब कर सके तो कर लेंगे, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। चलें जी, फेस बनवाना शुरू करें। ये चीजें सामने रखें, फेस बनवाना शुरू करें। इक्विटी, एसेट्स से हम शुरू करते हैं, वैसे नॉर्मली एसेट्स ही कर लें, एसेट्स। अच्छा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है कि व्हाइट बोर्ड पर जगह ना खत्म हो जाए। आप पेपर में नॉन करंट में भी 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, करंट में भी 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पीपी भी आ रहा है हमारे सवाल में, इनटेंजिबल्स भी आ रहे हैं। अच्छा जी, करंट एसेट्स में नजर मार लें, पीपी भी आ रहा था, इनटेंजिबल्स भी आ रहे थे। करंट एसेट अल्लाह का शुक्र है आई कैप जरा इकट्ठे ही दे देता होता है। डेटर आ रहे हैं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल खुद ही उसने इकट्ठे करके दे दिए, और कैश एंड बैंक आ रहा है, और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। जरा ट्राई करें मुझे लिखवाने की तरतीब, अगर किसी को थोड़ी सी याद हुई हो कोशिश कर लें यार, अगर तरतीब याद हो जाए, वरना तो इतना बड़ा मसला। पहले स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स
अगर उस तरह का आप लफ्ज़ लिखते हैं फिर तो बहुत ही आला हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे तो सवाल वाला लफ्ज़ भी चलेगा, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड, लेकिन आप मुझे सवाल वाला लिखवा दें वो ज़्यादा बेहतर है। वो मैंने इसलिए लिखवाया ना ताकि आप याद रहे यार। अदर रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स, कैश एंड बैंक। तो इक्का दुक्का लाइन आप छोड़ दें बेशक, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, शेयर कैपिटल में क्या, शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आ रहा है साथ ही देखते हैं बार बार कहाँ आने, लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आप पूरा लिख के डबल अंडरलाइन करके फिर इक्विटी की हेडिंग दीजिएगा। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, फेयर वैल्यू रिजर्व भी आ जाना है, उसकी जगह छोड़ देते हैं। आगे हमें कैसे पेपर में पता चलेगा, रीडिंग टाइम में 5 मिनट में आपने पढ़ा होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, और कोई नहीं प्रोविजन फॉर लिटिगेशन अगर सवाल ना बताए तो कोर्ट केस के पैसे जल्दी देने होते हैं, उसको करंट लाइबिलिटीज में डाल दें। करंट लाइबिलिटीज मेरे ख्याल से लोन का करंट पोर्शन भी था, भूल गया तो एंड पे लिख देंगे, कोई मसला नहीं, करंट पोर्शन था लोन का। और बाकी देख लें कोई नजर आ रहे हैं तो, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और बस एडवांस इनकम टैक्स इधर डाल दो फिर, एडवांस इनकम टैक्स वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हम 2-2, 3-3 लाइनें छोड़ के जा रहे होंगे, वो टैकल हो जाएगा। जी बोलें। ट्रेड पेएबल्स और प्रोविजन फॉर लिटिगेशन और प्रोविजन फॉर टैक्स, और अच्छा नाउ आई सजेस्ट यू कि पेपर में आपने ऐसे नहीं चलना। मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। पेपर में क्या तरीका होगा, पेपर में सारी हेडिंग्स खोल लेंगे, सारी हेडिंग्स खोल के पहले से देखना शुरू कर देंगे। इसको आप फौरन लिख देंगे करंट लाइबिलिटीज में, इसको करंट एसेट्स में, समझ आ गई पेपर में कैसे, इसको इंटेंजिबल्स में लिख देंगे, इन तीनों को। तो पेपर में अगर आप तरतीब से चलेंगे तो रहेगा, इस तरह हिट एंड ट्राई से तो नहीं पेपर में चल सकता। तो पेपर में आप तरतीब से सारी चीजें उठा के लिख दीजिएगा, लेकिन हर जगह 2-2 लाइनें छोड़ते जाइएगा, नॉन करंट में, करंट में, नॉन करंट में, करंट में। क्यों 2-2 लाइनें छोड़ते जाइएगा, अदर इन्फॉर्मेशन में से भी तो कोई चीज आ सकती है, और अदर इन्फॉर्मेशन को एक दफा रीडिंग टाइम जब आपने पढ़ लिया होगा तो वहां से भी अंदाजा हो गया होगा। और जगह ना भी बचे तो आपको बीच में कोई छोटी सी लाइन डाल के फिट करना तो आता ही है। ओके, अब मैं एडजस्टमेंट्स की तरतीब अपनी चल रहा हूं ताकि मैं जरा थोड़ी समझने वाली एडजस्टमेंट्स आपको पहले करवा दूं। द कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर लिमिटेड। वो जो इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हैं कितनी है यार, 125। द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन मेफेयर लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर and irrevocably elected at initial recognition as measured at FAT and the fair value at year end was 1 lakh। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग 1, स्टेटमेंट इक्विटी की जगह छोड़ दी, छोड़ के वर्किंग 1, 6-7 लाइनें छोड़ के वर्किंग 1, P&L बैलेंस शीट, तीसरा सफा स्टेटमेंट इन इक्विटी, 6-7 लाइनें छोड़ दें, वर्किंग 1, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ट्रायल में कितने, 125। ट्रायल आपको पता है रुपीज इन 1000 में है। अदर इंफॉर्मेशन में कितने, गेन को कहां लेके जाऊं, P&L के मुंह पे, अदर इनकम में या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। टैक्स रेट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, अब बबलू ऐसे ना 35% टैक्स रेट। फिलहाल आप 35% को इग्नोर करें, फिलहाल आप बैलेंसिंग फिगर निकालें। गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI बैलेंसिंग, लॉस आ रहा है, जगह नहीं बची, इधर लिख लेता हूं मैं, लॉस आ रहा है। कितना जी, 25। पुरानी एंट्री बताएं जब टैक्स रेट नहीं गिवन होता था, पुरानी जर्नल एंट्री बताएं जब टैक्स रेट नहीं गिवन होता था।
इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई कितना 25। डन। ये पुरानी एंट्री थी। आज क्या अवेलेबल है? टैक्स रेट अवेलेबल है। अगर कभी इस पे लॉस आ रहा होगा तो गवर्नमेंट से हम लॉस शेयर करेंगे या गवर्नमेंट से हम खुशी शेयर करेंगे? भाई अगर खुशी आ रही थी तो गवर्नमेंट से खुशी शेयर कर रहे थे, ठीक है, डेफर करके तुम्हें टैक्स देंगे। अब मुझे क्या आ रहा है? गम आ रहा है, तो गम आ रहा है तो मुझे टैक्स बचेगा ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट बेचारी भी गमगीन हो जाएगी। तो अब आप मुझे बता दें, पहले मैंने एंट्री क्या मारी थी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और डीटीएल क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट। अब एंट्री उल्टी कर दें, क्या? और कुछ भी नहीं करना बबलू, इसको बुला ले इधर, बस इन्वेस्टमेंट क्रेडिट तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और डीटीएल डेबिट। डन हो गया। तो एंट्री उल्टी कर दें, डीटीएल स्लैश ए लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीटीएल स्लैश ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट कर दी? 25 से। ओसीआई नेट ऑफ टैक्स डेबिट करूं या ग्रॉस डेबिट करूं? नेट ऑफ टैक्स। ओसीआई में नेट ऑफ टैक्स लेके जाना है। 25 का 65% 16.25 और बैलेंसिंग डीटीएल स्लैश है, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंसिंग कर दें या फिर वो जो 35% है वो कर दें 8.75। राउंड करें जी फिगर्स। इसको अब मैं कितना कर दूं? 9 और इसको 16। चलें, वो गेन की एंट्री थी और ये किसकी एंट्री है जी? लॉस की एंट्री। जब मैं ये बेचूंगा तो मुझे लॉस आएगा, लॉस आने की वजह से मुझे टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा तो आज मैंने एसेट बना लिया है, एसेट डेबिट, या लायबिलिटी कम कर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीटीएल स्लैश ए से फर्क नहीं पड़ता। डन जी। तो वो पिछली एंट्री किसकी थी? गेन की। और ये एंट्री किसकी है? लॉस की। पोस्ट करवाएं, आज पोस्टिंग करवाएं, पोस्टिंग। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट हो गई 25 से। प्लीज 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 इन्वेस्टमेंट ना क्रेडिट कराओ मुझे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मैंने कर दी आपके सामने, ये कैरी डाउन 100 में लेके जाऊंगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी, ये तंग ना करो मुझे। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी मैंने, ये कहां लेके जाऊं? ओसीआई में। फेयर वैल्यू रिजर्व, यहां फेयर वैल्यू रिजर्व ना लिखा करें, यहां बस आप लॉस लिख दिया करें। फेयर वैल्यू लॉस आया कितना? 16। काला नीला, काला नीला, पैट काला आएगा ना, तो ये क्या आ गया है? तो काला नीला। तो काले नीले दोनों को लेके जाएंगे आज हम। पहले सरप्लस को लेके जाते थे, आज फेयर वैल्यू रिजर्व को लेके जाएंगे। अच्छा जी, यार ये क्या अकाउंट खोलूं मैं? डेफर्ड टैक्स का अकाउंट खोल लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग नंबर 2। ओहो, ट्रायल में क्या पड़ा हुआ? छोड़ो अभी इस एंट्री के साथ फेंको। पहले डीटीएल स्लैश ए, जो भी अकाउंट है वो क्या करना है? डेबिट करना है। तो डीटीएल स्लैश ए अकाउंट क्या मारना है? डेबिट। कितने से? 9 से। किस एडजस्टमेंट्स की वजह से? इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट की वजह से। चलें जी, अब आप ट्रिपल एंट्री देखिएगा, सॉरी कंपाउंड एंट्री। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, अल्हम्दुलिल्लाह, गम इन ओसीआई डेबिट और लायबिलिटी स्लैश एसेट अकाउंट डेबिट। शायद मैं एसेट बुक कर रहा हूं, जी जबरन पोस्ट होगी। और इंशाल्लाह जब कुछ हज़रात इस क्लास से चले जाएंगे, यार वो चले ही ना जाएं, हम अभी कर देते हैं। वैसे साथ साथ करना तो नहीं होता, लेकिन कुछ हज़रात जाने वाले होंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हिम्मत, हौसला,
जज्बा, क्या कॉलम डालूं? फेयर वैल्यू, रिजर्व, ओपनिंग, और इधर आ जाएगा, अच्छा इसमें ना 2-4 एडजस्टमेंट्स होनी है आज। टीसीआई, इधर आ जाएगा मेरा काला पैट, इधर आ जाएगा पैट, और इधर क्या आएगा? -16। तो इन दो नदियों को हम कहां ले जाएंगे? दरिया में। और इधर क्या लास्ट लिख देंगे? यही तो फीलिंग कंफर्टेबल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उधर करते थे। काला नीला चलो मेरे साथ। तो काला नीले को ले गए, काले को इधर फेंक दिया, काले के नीचे, नीले को इधर फेंक दिया। वो काला उधर जाते थे, हो गया, वो कोई मसला नहीं, वो सोबत के असरात है, सॉल्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यहां जरा नीला रंग यूज करना है आपने। चलें, नहीं ओपनिंग कोई नहीं है यार इसका, ओपनिंग कोई नहीं है इसका, इसके बाद यही कैरी डाउन आ जाएगा, यही कैरी डाउन आ जाएगा 16, और ये 16 फिर इधर फेयर वैल्यू रिजर्व -16 एज इट इज इन द एंड। तो बैलेंस शीट में आना है ना ये, यहां तक नोट कर लेंगे पहले व्हाइट बोर्ड से, फिर मैं उधर स्क्रीन ले जाता हूं। कर लें हिम्मत, आप भी नोट कर लें, आज तोड़ दें कस्में नोट करने की। ले आओ कैमरा इधर। Okay. So, guys, come back. चलिए आगे, ये नोट करें, आप कर लें। ये जनरल एंट्री है वर्किंग 1.1। गाइस, मैंने गाइस बोला, आप आ गए, सुभान अल्लाह। गाइस आपसे एक बात करनी है क्लास के बाद। तो यार सारे जूबी। गाइस मिंगोरा वाला सवाल ढूंढे, मिंजोरा पेज नंबर 499। मिंजोरा पेज नंबर, ओ नहीं यहां नहीं होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, क्वेश्चन बैंक में मिंजो खाना है, मिंगोरा पेज 582। मोहतरम, कुछ लोग देखते नहीं जब मैं मोहतरम कहता हूं, कि क्या मसला है? आपको याद है ड्राइंग डेबिट साइड पे नजर आती थी? ओ बबलूज, ड्राइंग ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आती है। अच्छा, असल में जब कंपनीज डिविडेंड कमाती हैं ना, वो उधर इनकम में जाते हैं, लेकिन जब कंपनीज डिविडेंड बांटती हैं तो वो डिविडेंड डेबिट साइड पे जाता है, ठीक है। और डिविडेंड आपको पता है कि यूजर भूलता नहीं लेके जाना, डिविडेंड भाग के लेने आता है। अच्छा,
डिविडेंड या ड्राइंग ट्रायल में आपको पता है डेबिट साइड पे नजर आती हैं, और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट साइड पे नजर आती हैं। और इन सारी चीजों को अगर हम नेट कर लें, सेल, स्टाफ कॉस्ट, कंसल्टेंसी फी, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये मेरे ख्याल से हमारा पैट आ जाता है, ये हमारा पैट आ जाता है। इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कॉलम बनाऊं, तो इसमें शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस बताएं कितने हैं, 121। प्रॉफिट इंशाल्लाह निकल आएगा, सेल में से खर्चे खुर्चे माइनस करेंगे, प्रॉफिट निकल आएगा। डिविडेंड आपको पता है, आइए सेट आपने पढ़ा हुआ इधर आता है कितना, 125। सब ये ना सोचिएगा ओपनिंग रिटेन अर्निंग इतनी है, डिविडेंड इतने हैं, वो इस साल के कोई प्रॉफिट भी होंगे, छोड़ें उस टेंशन में नहीं। तो बता दें जी, डिविडेंड जो ट्रायल में नजर आता है वो SOCIE में जाता है या P&L में जाता है या बैलेंस शीट में जाता है। अगर डिविडेंड इनकम आ रही होगी तो वो क्रेडिट साइड पे नजर आ रही होगी, वो मेरी अदर इनकम होगी। लेकिन ये डिविडेंड पेड है, मैं कमा रहा हूं या साल के एंड पे अपने शेयर होल्डर्स को बांट रहा हूं। तो बताएं डिविडेंड ट्रायल में कहां नजर आता है, डेबिट में, SOCIE में। ट्रायल में कहां नजर आता है, SOCIE में। डिविडेंड ट्रायल में कहां नजर आता है, डेबिट साइड। डिविडेंड ट्रायल में कहां नजर आता है, डेबिट साइड पे। और फिर P&L के मुंह पे जाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में माइनस होता है। जाएं हिम्मत करें, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बना लें। पेज कौन से, 582। किस कॉलम में माइनस होता है, रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में। रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में माइनस, रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में माइनस होता है। ये छोटा सा बना लेना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। पेज नंबर कौन सा है, 582। शायद आपने आइए सेट पढ़ा हुआ, आपको याद हो, डिविडेंड बांटना स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में जाता है। आइए सेट FAR 1 में नहीं पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, एरर्स और वो सारा। ओहो, आसिम शुक्र, एक बात कर दूं आपसे, हाथ हिला दो जरा, ऊपर करके हाथ हिलाओ। अब हाफिज उमर पीछे देखें, आसिम शुक्र हाथ हिला रहे, दोबारा हाथ हिलाएं आसिम शुक्र, वेल डन। अच्छा, माय डियर, मेरा दावा है और यह हकीकत भी है कि सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो चुकी है। नजर क्यों नहीं आ रही, नजर क्यों नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं, असल में हुआ यह होगा कि सेल भी होगी और सेल रिटर्न भी होगी। ठीक है, कोई नहीं, इस तरह उसने शो कर दिया। तो मैं अगर दावा करूं कि सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो चुकी है, तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है, इस पर सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो चुकी है, फिर सेल ही क्या क्या होकर नजर आ रही है मुझे, नेट होकर नजर आ रही है। बात समझ आई मेरी? तो कुछ अकाउंटेंट क्या करते हैं, सेल को क्रेडिट साइड पे शो कर देते हैं, सेल रिटर्न को डेबिट साइड पे, और कुछ क्या करते हैं, सेल को ही 120 पे शो कर देते हैं। डन। ये कॉन्सेप्ट जहन में रख के अब आप हमारे सवाल में वापस आ जाएं। जिथे दी डंकी और थे आन खलोती। पेज नंबर 535। नहीं नहीं नहीं, वो खोती ना बोला करें, उर्दू मुनासिब नहीं लगता लफ्ज़ खोती का। फिर VII, ओहो 2 दफ़ा मैंने बोल दिया, सॉरी। कुछ नहीं, मैंने खोती मुंह से निकल गया था। VII पढ़े जी, क्या हुआ, उर्दू बोलते हैं शर्म क्यों है? पढ़े VII। ऑन जुलाई 30, 2015। ओ बबलू मेरे, अगले साल
जुलाई, ये 30/15 है, और ये क्या है, जुलाई 30/15, अगले साल, अगले साल। जुलाई 30/15 इन अगले साल। ये अगले साल तो आपको पता है ना फाइनल डिविडेंड अनाउंस होता है हमारे प्रॉफिट्स में से। ये तो आपको पता है ये अगले साल की स्टेटमेंट इक्विटी में जाता है, ये अगले साल की स्टेटमेंट इक्विटी में जाता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे साल का फाइनल होता है, ये देखें, ये मेरे ख्याल से हमारे, ये नहीं, जो ग्रीन लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब है हमारे साल, हमारे साल का फाइनल डिविडेंड अगले साल की एसओसीआई में जाएगा। तो फिर हमारे साल की एसओसीआई में क्या आएगा? पिछले साल का फाइनल डिविडेंड अवेलेबल है। वैसे पिछले साल का फाइनल डिविडेंड कितना है? 20%। कैलकुलेटर पकड़े, शेयर कैपिटल पे रेट लगा, शेयर कैपिटल ढूंढे दीवानावार। लोग कैलकुलेटर ढूंढते हैं, आप शेयर कैपिटल ढूंढे। थर्ड क्लास नहीं, थर्ड लास्ट। 60,000 का शेयर कैपिटल पकड़ लिया आपने। 60,000 जरा 20%, कितना आ गया? 12,000। वो ऑलरेडी रुपीज इन 1000 है, ये ऑलरेडी रुपीज इन 1000 है, 60,000, ठीक है जी। एक बात कर दूं, मुझे कल याद करा दीजिएगा, रिवाइज करा दूंगा। IAS 10 कहता था ये वाला डिस्क्लोज करना है, ये वाला डिस्क्लोज करना है। अगर डायरेक्टर्स के साइन करने से पहले पता चल गया ना ये वाला डिस्क्लोज करना है, लेकिन डिस्क्लोजर्स का सवाल ही नहीं है, तो ये वाला डिस्क्लोज करना है। लेकिन ये बात कल याद कराइएगा, छोड़ने पर। फिलहाल मुझे बता दें, हम तो सिर्फ नॉर्मल सवाल, कितने लोगों को याद आ गई ये बात? डिविडेंड मस्ट डिस्क्लोज करना है, डिविडेंड मस्ट। लेकिन ये तो IAS 10 की बात थी, सॉरी, वापस आए जरा। मुझे बता दें, आपने क्या पढ़ा हुआ है FR1 के अंदर कि हमारे साल, हमारा साल कौन से? 30/15। तो इसमें किस साल का डिविडेंड रिकॉर्ड होगा? अच्छा, मुझे बता दें, ये डिविडेंड, क्या अगर सवाल साइलेंट है तो ये डिविडेंड जो है वो पे हो गया होगा या नहीं पे हुआ होगा? पेड है। मैंने आपको कई दफा बताया, सवाल साइलेंट है तो डिविडेंड क्या है? पेड है। क्योंकि लोग भूलते नहीं ना, और लोग छोड़ते नहीं डिविडेंड को। डिविडेंड तो वो जो चीज है जिसके लिए लोगों ने कंपनी में पैसा डाला होता है, तो लोगों ने छोड़ा होगा या भाग के ले गए होंगे? सवाल नहीं बता रहा एंट्री हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे साबित करूंगा आपको कि एंट्री हुई है। लोग डिविडेंड को छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, डिविडेंड भाग के आके लेते हैं। अब जाके दीवानावार डेबिट साइड पे डिविडेंड ढूंढे। दीवानावार का तरीका ये होता है कि आंख रख ली यहां पे, आंख रख ली यहां पे, डिविडेंड नजर आ रहे हैं? कहां नजर आ रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, अब सेल रिटर्न नहीं नजर आ रही, लेकिन मेरा दावा एक रिकॉर्ड हुई हुई है। कहां 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 कहां? सेल से नेट हुई हुई है। मेरा दावा है कि लोग डिविडेंड छोड़ते नहीं है। लोग सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, हत्ता के लोग अपना मुल्क छोड़ देते हैं, डिविडेंड नहीं छोड़ते। लंदन चले जाते हैं, डिविडेंड नहीं छोड़ेंगे। स्टील मिल से जो डिविडेंड आ रहा होगा वो नहीं छोड़ेंगे, मुल्क छोड़ देंगे, डिविडेंड नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही है। किधर है डिविडेंड? किधर है डिविडेंड? एक्सलेंट। रिटेन्ड अर्निंग में पड़ा नहीं हुआ, बोंगी नहीं मारनी। रिटेन्ड अर्निंग में क्या हुआ है? माइनस हो गया है। इसके लिए मैं क्या करूं? रिटेन्ड अर्निंग जो सवाल की पड़ी हैं, इस तक माइनस हो चुका है या प्लस हो चुका है? कितना माइनस हो चुका है? 12। मुझे इल्हाम नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? सवाल पर बनाने वाला बड़ा तेज था, इसलिए उसने रिटेन्ड अर्निंग के साथ यकम की डेट नहीं डाली कि ये ओपनिंग है, शायद इसमें कोई एंट्री पड़ चुकी है। मुझे कैसे इल्हाम हुआ? पड़ी है, डिविडेंड लोग छोड़ते नहीं। अगर डिविडेंड ले गए तो फिर डेबिट पे नजर आना चाहिए था। अगर डिविडेंड डेबिट पे नजर नहीं आ रहा
तो रिटेन्ड अर्निंग को कम कर चुका है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में तो शो करना है इसको। अब कोई तरीका बताएं कि मैं 20,000 को ग्रॉसअप करके वहां डिविडेंड शो कर दूं, कोई तरीका बताएं। 20 की जगह यहां 32 लिख दूं, क्योंकि इसमें 12 नेगेटिव पड़ा होगा। 20 की जगह क्या लिखूं? 32, और फिर क्या माइनस करूं? कितना? अल्लाह का शुक्र है मैंने ट्रायल वाला 20 उठा लिया है, मैंने ट्रायल वाला 20, लेकिन प्रेजेंटेशन बेहतर कर दिया, सेल रिटर्न को अलग अलग करके दिखा दिया, या ओपनिंग और डिविडेंड को अलग अलग करके दिखा दिया। नोट कर लो, ट्रायल वाली फिगरें कितनी दफा उठानी होती है? एक दफा। ये 20,000 कितनी दफा रहे? एक दफा। मैंने भी कितनी दफा उठाया? और आपको पता है इधर 2014 का फाइनल डिविडेंड आता है 15 में, तो अगर उसने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी मांगी है तो फिर मुझे शो भी करना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी तो बेटर प्रेजेंटेशन यही है कि इसमें डिविडेंड नजर आए। मुझे इल्हाम कैसे हुआ कि डिविडेंड जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में कम हुआ है? क्योंकि डेबिट साइड पे नजर, और डिविडेंड लोग लेना भूलते नहीं। तो लिखिए, ट्रायल के डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर नहीं आ रहा था, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग को कम कर चुका है। ट्रायल के डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर नहीं आ रहा था, इसलिए रिटेन्ड अर्निंग को कम कर चुका है। तो हमने रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा दिया 12 से। ट्रायल की डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर नहीं आ रहा, तो रिटेन्ड अर्निंग को कम कर चुका है, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा दिया। लेकिन दोबारा माइनस जरूर कर दें आप, क्योंकि डिविडेंड अनाउंस तो करना है ना। ओके, वीआई में आ जाए यार। वो ट्रायल में जाएं, जरा सीटीपी देखें, करंट टैक्स पेबल कितना पड़ा हुआ है? 2000 नजर आ रहे हैं? 2000। तो जरा ये देखें, क्या कहानी को समझ आ रही है आपको? कुछ समझ आ रही है कहानी? अच्छा चले, मुझे ये बताएं, अगर एसेट फारग हो जाए तो उसे एक्सपेंस में डाल देते हैं। एसेट फारग हो जाए तो उसे, मोबाइल चोरी हो गया, एक्सपेंस डेबिट मोबाइल क्रेडिट, रोने लग जाएंगे। मोबाइल चोरी हो जाए, एसेट फारग हो जाए तो एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। बिजली का बिल माफ हो जाए, रिलैक्स होते हैं ना कंधे, बिजली का बिल माफ हो जाए। हमसाये ने कहा यार तू इतना नेक परहेजगार, मैं तेरे बिजली का बिल पे करता हूँ इस महीने। यार बड़ी बात है, कोई गेम है अंदर की वैसे, लेकिन बड़ी बात है। तो हमसाये ने कहा भाईजान मैं तेरे बिजली का बिल दे देता हूँ, तू रिलैक्स रहे। अच्छा, लाइबिलिटीज अगर खत्म करनी हो तो क्या होता है? गम होता है। लाइबिलिटी डेबिट और खुशी क्रेडिट। पिछले साल हमने अंदाजा लगाया था ज्यादा टैक्स देने। शहबाज शरीफ ने कहा तू जिगर है अपना, बढ़िया अपना क्रिकेट खेलता था अपने साथ, छोड़ यार इतना ज्यादा टैक्स ना दे। पिछले साल लाइबिलिटी ज्यादा बुक की भी है, इस साल लाइबिलिटी जब वापस करने गए तो अगलों ने कम पैसे मांगे। आप बता दें मैं क्या बुक करूं? खुशी बुक करूं? पहले जरा बता दें करंट टैक्स पेबल ऑलरेडी कितना नजर आ रहा है? 2000, जिसको मैं 2 मिलियन भी कह सकता हूं। 3 आंडे ऊपर पड़े हुए ना, ये आंडे पेपर में ना भूलिएगा, 3 आंडे ऊपर पड़े हुए हैं, 3 आंडे ये, तो 3 × 3 6, तो 2 मिलियन। 2 मिलियन की मेरी लाइबिलिटी आ रही है, पता नहीं कौन सी लाइबिलिटी आ रही है, लाइबिलिटी है भी या नहीं ये मुझे देख लेने दें। इस साल 5 मिलियन मैंने पे किया है इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बस गेम खत्म कर दी। 5 मिलियन मैंने पे कर दिया है अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर।
पिछले साल मैंने बुक कितनी की थी लाइबिलिटी? 7 मिलियन। इस साल पे कितनी करके आ गया? 5। मोबाइल देख लो, मैं भी इधर देख लेता हूं मोबाइल। पिछले साल बुक कितनी की थी लाइबिलिटी? 7। इस साल पे कितनी करके आ गया? 5। बजाहिर कितनी स्टिल पेएबल है? 2। ट्रायल पे नजर भी आ रही है पेएबल। इस पेएबल को खड़ा रहने दें, पेएबल में शो कर दूं, पेएबल को खड़ा रहने दें। पिछले साल लाइबिलिटी कितनी बुक की थी? सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। पिछले साल सीटीई डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। पिछले साल 7 पे बुक की थी लाइबिलिटी। इस साल फुल एंड फाइनल, एफबीआर ने कहा आज के बाद इस साल को हम आपके छेड़ेंगे नहीं, फुल एंड फाइनल खत्म करें आप, बस 5000 देके जाएं। आपने टैक्स गलत निकाला हुआ था, आपका बहुत कम बन रहा है, आप 5 देके चले जाएं। तो मैं 5 देके आ गया, तो फिर 2 की लाइबिलिटी स्टिल क्यों नजर आ रही है? क्योंकि 5 देके आ गया हो ना, तो फिर नजर कितनी आ रही है लाइबिलिटी? इसको लाइबिलिटीज में शो कर दूं या लाइबिलिटी को फारक कर दूं किताबों से? फारक करके कहां ले जाऊं? जहां पिछले साल सीटीई बुक किया था, सीटी प्रायर, जहां पिछले साल, आपको याद आ रहा है पिछले साल का टैक्स मैंने कहा था अगर चेंज हो जाए तो वो कहां शो करते हैं? सीटीई प्रायर। याद आ रही है ये बात? इसको हमने पढ़ा था अंडर और ओवर प्रोविजन के नाम से। लिखें उर्दू में, पिछले साल ओवर प्रोविजन हो गई थी, पिछले साल ओवर प्रोविजन हो गई थी। अच्छा जी, पिछले साल का पेबल कितने आप बता दें? 7000। इस साल पे कितना किया? तो कितना पेबल बजाहिर किताबों में नजर आता रहना चाहिए? 2। मेरा सवाल आपसे यह, क्या पेबल नजर आना चाहिए जैसे नजर आ रहा है, या ये खुशी बुक कर लूं? रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं, रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं इस पेबल को खत्म करने की। ये जो अकाउंट है इसका नाम क्या है? प्रोविजन। आपके समझने के लिए सीटीपी। इस अकाउंट को मैं क्या कर दूं? डेबिट। अदर इनकम में ले जाऊं या जहां पिछले साल खर्चा बुक किया था? अदर इनकम में ले जाऊं या जहां पिछले साल खर्चा बुक किया था? वो कहां बुक किया था? इसे चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं, इसे पास ईयर एरर नहीं कहते, इसे चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं। अंदाजा ही होता है ना हमारा टैक्स, तो इसे चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं। इसे इसलिए रिट्रोस्पेक्टिवली डील नहीं करते, इसे प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं। अदर इनकम इसलिए डालते कि पिछले साल जहां डाला था उसी जगह के ऊपर क्लासिफाई करना ज्यादा बेहतर है। अब एंट्री पोस्ट करवाएं, एंट्री पोस्ट कराएं। हाँ एक्सेलेंट यार, -2000। ये 0 हो गया, ये अब हम नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। डेबिट पड़ा ना, पेबल 0 हो गया। खुशी को कहां ले जाऊं? पेबल डेबिट। पेबल मैंने मुंह पे ही फारिग कर दिया, आपने मुंह पे फारिग कर दिया पेबल। पेबल डेबिट। और खुशी कहां डालूं? नेगेटिव नहीं, पेबल डेबिट, खुशी क्रेडिट। वो किधर है बंदा? वो टीई डेबिट हो रहा है या टीई क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट। तो खुशी बुक करूं या पॉजिटिव 2000? अच्छा यार, ये जो फाइनल अकाउंट का सवाल होता है ना, एक हमने किया था वो वाला फिक्स वाला किया था, एक बहुत पुराना हमने सवाल किया था मिंट लेमनेड वाला, जिसमें IAS 12 भी था और फाइनल अकाउंट वाला सवाल भी था। इसको ना पेपर में कंसोलिडेशन की तरह एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि पेट एडजस्टमेंट्स आनी है, कि 8-9 एडजस्टमेंट्स हैं इसी में से आनी है। आज जो मैंने 3 एडजस्टमेंट्स आपको करवाई हैं, तीनों ऑल टुगेदर न्यू है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी एडजस्टमेंट्स बंदे ने कर ली होती हैं कि सवाल में आधी कंफर्टेबली कर आता है। सवाल में 20% मार्क्स तो ट्रायल के होते हैं, तकरीबन 20% तो ट्रायल के होते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, फिर अदर इंफॉर्मेशन से जो समझ आ रहा है, पुरानी एंट्रीज जो पड़ी हैं, जो मैंने आसान 3 छुड़वा दी है, रेफिशन की छुड़वा दी है, एक्सपोर्ट लाइसेंस की छुड़वा दी है, क्लोजिंग स्टॉक की छुड़वा दी है, वो आसान एडजस्टमेंट्स हैं। और ये जो बाकी एडजस्टमेंट्स हैं, ये अगर नई है तो सबके लिए नहीं होंगी, और अगर पुरानी है पास पेपर में है तो तकरीबन सब बच्चों ने की होंगी। तो इसलिए फाइनल अकाउंट के सवाल में
अगर आप 50% मार्क्स अटेन कर लेते हैं पेपर में तो डेट इज मोर देन इनफ, डेट इज मोर देन इनफ। तो इसलिए ना अभी ये किसी के जहन में सवाल ना रहो, अच्छा ये एडजस्टमेंट तो आपने करवाई नहीं थी, और भाई जो आपके पेपर में आनी है वो तो अगलों को करवानी है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है अब क्या हो सकता है। तो फाइनल अकाउंट के सवाल में तो वही करवा सकते हैं ना जो पास में आती नहीं है, कम से कम उतनी करवा लें। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि अच्छा ये भी होता है वो भी होता है, तो अभी तो बहुत कुछ होना है। अच्छा ठीक है जी, चलें अगली एडजस्टमेंट जी, अगली एडजस्टमेंट सेल वाली इंशाल्लाह मैं कराता हूं अभी। यार ये बड़ी खूबसूरत एडजस्टमेंट है। इस साल की टैक्सेबल इनकम, करंट टैक्स की वर्किंग ज़हन में लाएं, इस साल की टैक्सेबल इनकम बढ़ गई है अकाउंटिंग इनकम से 5,000। नहीं पहले यार मुझे करंट टैक्स तो निकाल लेने दो ना। इस साल की टैक्सेबल इनकम बढ़ गई है पिछले साल की इनकम से 5,000। वर्किंग नंबर 3 करंट टैक्स, करंट टैक्स पीबीटी, पीबीटी एड लेस और टैक्सेबल प्रॉफिट। मुझे ये लगे, पता नहीं तुझे क्या लगे, मुझे ये लगे कि शायद ऐड वाले ज्यादा हैं, मुझे ये लग रहा है ऐड वाले ज्यादा हैं। जरा देखते हैं आपको क्या लग रहा है। सारे आए जरा इधर, आज सारे आ जाएं। इस साल की टैक्सेबल इनकम ज्यादा है अकाउंटिंग इनकम पीबीटी होती है ना यार, इस साल की टैक्सेबल इनकम ज्यादा है अकाउंटिंग इनकम से। कितनी? 5,000। ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा होने की क्या वजह होगी? मेरे ख्याल से ऐड वाले ज्यादा होंगे, मुझे तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? वैसे यही लग रहा है ना। कौन से ज्यादा होंगे? ऐड वाले ज्यादा होंगे। किसी को कुछ और लग रहा हो तो उसी को ये लग रहा होगा। फिर अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं लग रहा वो, ठीक है। तो और अगर उल्टा लिखा होता कि करंट ईयर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन, तो फिर डिफरेंट तरीके से कर लेते। लेकिन फिलहाल क्या लिखा हुआ है? दिस इज मोर देन दिस। तो वजह क्या होगी? ऐड वाली चीजें ज्यादा होंगी और लेस वाली चीजें कम होंगी। डन। अब हमें अगर पीबीटी मिल जाए तो हम पीबीटी इधर डालेंगे, क्योंकि ये पीबीटी ऑलरेडी निकला होगा हमारा पेपर में। अगर पीबीटी मिल जाए, आई के वाला बड़ा तेज है, उसने नीचे दोनों ऐसी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं जिनका पीबीटी पे इफेक्ट ही नहीं है। नीचे वाली दोनों एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनका पीबीटी पे इफेक्ट ही नहीं है, इसलिए उसने आपको रिलैक्स किया है, क्योंकि उसे पता था ये एडजस्टमेंट करने के लिए पीबीटी चाहिए होगा पेपर में। तो पीबीटी तो उसने दिया नहीं, पीबीटी तो हम खुद निकालेंगे। हम उधर जो है वो क्या लूडो खेलने गए हैं, हम पीबीटी निकालेंगे उधर। तो पीबीटी चोरी करें जरा बूटी, पीबीटी को नजर मार के आए चुप करके, सेल सूल बाद में डाल लेंगे ना, चोरी करें तो जल्दी 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 पीबीटी 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 पीबीटी। बचपन में भाई की स्वीडिश खा जाते थे, जल्दी जल्दी पीबीटी ढूंढे जाके। 2-4 बंदे हिम्मत करें सारे, और भाईजान आप भी रेड कैप पीबीटी ढूंढे, सवाल में जाके चुप करके सोल्यूशन से जरा नजर मार के। हाँ जी 2 3 पेपर में जो मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5,000 ऐड करने के पेपर में मार्क्स देगा वो, ठीक है जी। पीपीटी को हमने नकल मार के कहां से उठा लिया? सॉल्यूशन से हमने ढूंढ लिया, सॉल्यूशन से हमने ढूंढ लिया। किस वजह से मैंने सॉल्यूशन ढूंढा? इसलिए कि मैं चाह रहा हूं हमारा जो क्लास का प्राइम टाइम है वो इस्तेमाल हो जाए मेन एडजस्टमेंट्स पे। बाकी सेल सूल एंड पे पोस्ट करना और कॉस्ट ऑफ सेल चीजें जमा करना वो आपके लिए आसान चीज है। क्लास का प्राइम टाइम मैं यूज करना चाह रहा हूं मेन एडजस्टमेंट्स पे। बताएं जी पीपीटी कितना है? 2 3 5 6 7। अब अल्हम्दुलिल्लाह टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। बताएं 2 4 2 8 5 6 7। टैक्स निकालेंगे एट द रेट ऑफ 99998। एंट्री बताएं। सीटी डेबिट, सीटी, ये सीटी करंट ईयर है, ये सीटी प्रायर नहीं है, ये करंट ईयर का लफ्ज लिखा हुआ है। ये सीटी कौन सा वाला है? करंट ईयर। एंट्री बताएं जी, जल्दी 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 जल्दी। सीटी डेबिट और सीटीपी
क्रेडिट, CT डेबिट, CTP क्रेडिट, TE डेबिट, TE डेबिट। वो 2000 तो हमने फर्क कर दिया, वो जो 2000 था वो तो लाइबिलिटी थी नहीं हमारी, वो तो खुशी थी। वो जो 2000 ट्रायल में नजर आ रहा था वो तो पिछले साल का था ना पेएबल, उसको अब किताबों में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पेएबल है ही नहीं, फुल एंड फाइनल सेटल हो गया। तो जनरल एंट्री बता दें ये टैक्स की, ये पेएबल आप अगर अगले साल पे करने गए, आप समझ आ रही बात, आप समझ आ रही, ये पेएबल आप अगर ओ तो लाइट चली जाएगी भाई, उधर तस्वीर नहीं आ रही लेकिन बात सुन लें। 9998 आ रहा है मेरा पेएबल, ये पेएबल अगर अगले साल पे करने गए और हुकूमत ने 9998 की जगह 9990 मांग लिया फुल एंड फाइनल, तो फिर 8 की खुशी होगी हमें, जिसे अगले साल CTE प्रायर के नाम से डालेंगे। अब शायद को पिछली एडजस्टमेंट जरा ज्यादा बेहतर समझ आ गया। अच्छा जी, एंट्री बता दें क्या कर दी है, CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। उधर नजर आने लग गया होगा, नहीं नजर आने लगा, ओके। अच्छा यार, एक चीज अब सुन लें फिलहाल। आपको शायद याद हो कि अक्सर फाइनल अकाउंट के सवालों में ना उसने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा देने की बजाय एक लाइन लिखी होती थी, TTDs इंक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर, DTDs इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। इस तरह की उसने फाइनल अकाउंट के सवालों में लाइन लिखी होती थी, याद आ रही है? TTDs इंक्रीज्ड बाय, DTDs इंक्रीज्ड बाय, या ऐसा भी लिख सकता है कैरिंग अमाउंट एक्सीड द टैक्स बेस। अब इस सवाल में ना उसने डेफर्ड टैक्स के लिए कोई डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें एक शॉर्टकट अप्रोच आती है। शॉर्टकट अप्रोच में क्या आता है, 4 कॉलम डलते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस और टैक्स। और ये मिंट लेमिनेट में भी यही हुआ था, ये 4 कॉलम डल के DTE डायरेक्ट निकल आता है या कैरी डाउन निकलता है उसका, DTE डायरेक्ट निकल आता है। क्लियर? अगर ये अप्रोच, अच्छा इस सवाल में ना मेरे ख्याल से उसने डाटा इसीलिए करंट टैक्स का सारा दे दिया था क्योंकि उसको पता था मैं डेफर्ड टैक्स के लिए कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा नहीं दे रहा। तो जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डाटा नहीं दे रहा तो मजबूरन हम किस किस को कंपेयर कर लें, अकाउंटिंग प्रॉफिट और, लेकिन 2 चीजें इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। एक तो एग्जेम्प्ट इनकम जो कि माइनस होती है, और एक डिडक्शन नॉट अलाउड। किसी को याद आ रही है? नहीं याद आ रहा, कोई मसला नहीं, आइए चल निकाल लेते हैं। ओ यार कोई नहीं, क्या जल्दी है, वो तो बाहर बस आई हुई आई कैप लेके जाने के लिए। आ भी जाए तो हमने इंशाल्लाह सितंबर में ही जाने आई कैप। तैयार तो होके जाते हैं या बस बेड से उठ के भाग के चले जाते हैं? बेड से उठ के भाग के चले जाते हैं, बाल भी नहीं वाए होते। कितने लोग भूत बन के पहुंचे होते हैं आई कैप? आप लोग भी? अच्छा, मैंने कहा शायद दूसरे बताएंगे आप लोगों के बारे में, आपने खुद ही बता दिया। यार और कुछ होना हो, पेपर से पहले ना नींद पूरी करके जाना है। अच्छा यही ना हो कि नींद ही पूरी हो रही है, कम से कम 4-5 घंटे ना जरूर सो के जाइएगा। यार 8-10 घंटे तो फाख्तस होती है, आपने पेज नंबर 335। ओए हो कमाल हुआ है, इस पेज पे कैलकुलेशंस भी हुई हैं सारी। 60 रुपए अकाउंटिंग प्रॉफिट थे, ये 6 रुपए एग्जाम्प्ट इनकम थी। तो मैंने कहा था भाईजान जमाई लेने के साथ साथ इधर भी देखें। अब यकसुई से अगर आप जमाई ले रहे हैं तो मैं कहां से पढ़ाऊं? अच्छा 60 रुपए पीबीटी था, 6 रुपए एग्जाम्प्ट इनकम थी, और ये थे टैक्सेबल प्रॉफिट। कैलकुलेटर पकड़ने क्या तरीका हमने लगाया था, 60 माइनस 6 और 54 वर्सेस 58.5। 4.5 पे जरा 35% लगाएं। 1. क्या किया, कोई गड़बड़ की है? 1 मिनट। अच्छा, ओ हाँ, ये अगला साल है ना,
ये अगला साल है, ये देख लीजिए क्या फिगर निकली है, 1. कितने लोग ये निकली है 1.58. डन. तो ये तरीका कौन सा है, शॉर्टकट तरीका है क्या निकालने का, डेफर्ड टैक्स निकालने का. वापस आ जाए जी हमारे सवाल पे. जित दी current year taxable profit exceed accounting profit by 5. current year taxable profit exceed accounting profit by 5, of which 0.8 are permanent. नेचर ही नहीं बताई परमानेंट डिफरेंस की, नेचर ही नहीं बताई परमानेंट डिफरेंस की, डिडक्शन नॉट अलाउड है, एग्जाम्प्ट इनकम है. ऑफ विच 0.8 आर परमानेंट. कोई माई का लाल नेचर बता दे. एक्सेलेंट. डिडक्शन नॉट अलाउड. वाई? इसलिए कि 5000 इस साइड पे पड़ा है, तो इसमें तो डिडक्शन नॉट अलाउड ही पड़ी होगी ना. अगर ये 5 इधर पड़ा होता फिर एग्जाम्प्ट इनकम होती. तो ऑफ विच 0.8 इज, लेकिन परमानेंट डिफरेंस होना करंट टैक्स की वर्किंग को नहीं छेड़ेगा. खुदा के लिए करंट टैक्स की वर्किंग ना छेड़िएगा. करंट टैक्स में परमानेंट डिफरेंस इधर पड़े होते हैं और पड़ा रहना कोई गलत बात नहीं है. ऑफ विच का क्या मतलब है, फिर ये परमानेंट डिफरेंस इस साइड वाला है. इस साइड पे कौन सा परमानेंट डिफरेंस होता था, डिडक्शन. एक्सेलेंट. तो ये डिडक्शन नॉट अलाउड है कोई, लेकिन करंट टैक्स को ना छेड़िएगा, वो करंट टैक्स में तो पड़ा रहता है. अभी मैंने दिखाया आप 0.8 नहीं, इसको मेरे ख्याल से ना 800 लिखेंगे, 800 लिखेंगे. आप बता दें 4 कौन से कॉलम डालूं डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए. एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, और मिंट लैमिनेट में भी यही किया था. सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेटा कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डेटा अवेलेबल नहीं है. कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डेटा अवेलेबल नहीं है. अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या उठाऊं, 2, 3, 5, 6, 7. अच्छा किसी ने 800 को इग्नोर भी कर दिया होगा, तो आई कैप ने ये सारा करने के इसको मार्क्स जरूर दिए होंगे. तो इसलिए एडजस्टमेंट्स में इजी मार्क्स भी होते हैं. 2, 3, 5, 6, 7 जमा 800, ये 800 क्या होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट. 2, 3, 5, 6, 7 जमा 800 बोले 2, 4. इसको वर्सेस करें 2, 8, 5, 6, 7. अगर भूला हुआ ना बिल्कुल परेशान नहीं होना. IAS 12 जब आप फाइनल दिनों में रिवाइज करें होंगे ना, इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा, याद आ जाएगी ये बात. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिडक्शन नॉट अलाउड ऐड होती थी, इसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहते थे, और अगर एग्जाम्प्ट इनकम होती थी वो माइनस होती थी. तो एडजस्टेड अकाउंटिंग, उसमें ये इस 5000 और इसको हम कुछ नहीं करते होते थे, सिर्फ ये वाली हाईलाइट करता था मैं. अच्छा अब यार अक्सर बच्चों को ना भूला होता है कि एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट एंट्री करनी है या एसेट बुक करना है, एसेट बुक करना है या लाइबिलिटी बुक करनी है. अक्सर बच्चों को भूला होता है. उसमें आसान सा हिंट आपको दिया था, इतने सवाल होमवर्क में मिले, मैंने ज्यादा होमवर्क में कर लिया. तो मैं लाइबिलिटी बुक करूं या एसेट बुक करूं, एसेट बुक करूं. एसेट बुक करने की एंट्री DTA डेबिट और DTE क्रेडिट. लेकिन एक छोटी सी चीज कर दूं, स्लैश स्लैश कह रहा है वो स्लैश डाल दिया करें. असल में ना TE सही होना चाहिए, बाकी ऊपर DL है DTA है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कितने सवाल होमवर्क में मिले, 24. कितने कर लिए, एंटाइटल्ड फील करूं तो क्या बुक करूं, एसेट बुक करूं. एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट. लेकिन एसेट लाइबिलिटी अकाउंट इकट्ठा चल रहा होता है, जैसे बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट इकट्ठा चल रहा होता है, इसलिए वो लिख दिया हमने 14. डबल एंट्री कराएंगे. DTA /L अकाउंट ढूंढे. कितना, 1470. ये वाला अकाउंट क्या हो गया, डेबिट. और होमवर्क ज्यादा कर लिया है तो रिलैक्स फील करें, एंटाइटल्ड फील करें. खर्चा बुक करूं या कम करूं, खुशी. 14 किधर है,
ये भी पॉजिटिव साइन के साथ 1470। ये मैं बता रहा हूँ वर्किंग 3 और 4। हाँ जी, पोस्टिंग की रीजन बता दूं। DTA/L डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, खर्चा कम, खर्चा कम, खर्चा डेबिट नहीं हो रहा, खर्चा कम हो रहा है। TE क्रेडिट, खर्चा कम, खर्चा कम इज अ खुशी। इधर देखो, खर्चा डेबिट, खर्चा डेबिट, खर्चा कम, चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट बस हमारी पॉइंट 1, फिर मैं पार्ट ए लेक्चर का क्लोज करता हूँ, फिर पार्ट बी में ये एडजस्टमेंट्स पढ़ के बस बैलेंस शीट वगैरह मैं बना दूंगा। आखिरी एडजस्टमेंट जी पॉइंट 1, ये भाई को ना उठा दो, असल में ये पहली एडजस्टमेंट है। अच्छा, क्या चीज? नहीं, ये तो अभी ठहरो, देखते हैं यार। ये आपने पढ़ा हुआ है सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। आपने अपने घर में बच्चों के कपड़े बनाए और बच्चों के कपड़े बना के जबरदस्ती जुनेद जमशेद की दुकान पे जाके आपने मिली भगत करके उस बंदे से रखवा दिया जबरदस्ती। आपने कहा कि आप इन कपड़ों को रख लो, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस कर देना। आप लोगों के बिक गए तो ठीक है, नहीं तो मुझे वापस कर देना। आपकी बात कर रहा हूं, आपकी। आप सेल बुक करेंगे जब कपड़े रखवाएंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी आपके दिल में डर है, हो सकता है अगला बंदा क्या कर दे। और अगर आपने कर दी सेल बुक तो सेल भी उल्टाएंगे और कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टाएंगे। जाहिर बात है, दोनों चीजें उल्टाएंगे, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल बहने आपस में। जब भी जीपी परसेंटेज दे देगा तो हम सेल भी उल्टाया करेंगे और साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टाया करेंगे। अच्छा, हमारा ईयर एंड क्या है? 30/15। पिछला ईयर एंड 30/14। पिछले साल, यहां कहीं पिछले साल की अगर कोई गलती पकड़ी जाती है ना तो IS 8 उसे कहता है प्रायर ईयर एरर। प्रायर ईयर एरर, पिछले साल। अब्दुल्ला कोई जरूरत नहीं, पिछले साल उसने ब्रैकेट में लिख भी दिया अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा। ईयर एंड 30/14। पिछले साल हमने बिल भेजा 10 मिलियन का, सेल लास्ट ईयर इंक्लूड। पिछले साल की सेल में डाल दिया ये बिल 10 मिलियन का। 10 मिलियन का मैंने जे डॉट वालों को बिल भेजा है 10 मिलियन का, विच वर सेंड टू जे डॉट। अब जे डॉट मेरे लिए कस्टमर है क्योंकि मैं उसे कपड़े बेच रहा हूं, उसने आगे फिर अपने कस्टमर्स को बेचने होंगे। तो अ बिल वॉज सेंट बाय मी टू जे डॉट ऑन पिछले साल, आइस भी इधर चाहिए, ऑन पिछले साल 25 जून 14 को मैंने, पिछला साल खत्म होने से 6 दिन पहले मैंने उसे बिल भेजा था। लेकिन मैंने उसे कहा था पसंद आई तो रख लेना, ना पसंद आई तो वापस कर देना। मुझे बताएं क्या पिछले साल मुझे सेल में डालना चाहिए था? ओए
सेल में इंक्लूड है। कौन सी सेल? स्काई ब्लू वाली सेल इंक्लूड होनी चाहिए मेरे सेल में पिछले साल की। आगे ना पढ़ें, सेल भी उल्टाएं पिछले साल की, और पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल भी। अगर परसेंटेज ना देते तो खाली मैं सेल उठाता, अभी परसेंटेज दे रहा है तो सेल भी, कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टाएं। सेल उठाने की एंट्री, सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट कितने से? 10,000 से। 10,000 से डन। कॉस्ट ऑफ सेल उल्टाने की किसी को एंट्री आती हो? उल्टाने की इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कितने से? 10,000। अगर किस पे पड़ा हुआ है? 120 पे, तो मुझे क्या चाहिए? 8,333। अच्छा जी, एक चीज अब सुन लें आप, ये शायद आपके लिए नई हो। पिछले साल की कोई एरर हो ना, एरर की पिछले साल की एरर है, ग्रीन और स्काई ब्लू लाइन दोबारा पढ़ लें कि पिछले साल की एरर है। पिछले साल की एरर आपने जब भी सही करनी है ना, तो पिछले साल का टैक्स भी सही करना है। पिछले साल का टैक्स हम डेफर टैक्स में सही किया करेंगे। क्यों? ये IAS 8 की डिस्कशन है जो FR 1 में नहीं होती थी, इधर भी हमें फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एग्री कर रहे हैं कि पिछले साल के खर्चे और इनकम्स छेड़ रहे हैं, तो फील कर रहे हैं कि पिछले साल का टैक्स भी छिड़ना चाहिए। टैक्स कैसे छिड़ना है, जरा कैलकुलेटर पकड़ें। सेल क्या हो रही है? कम। सेल क्या हो रही है? कम। अच्छा, सेल कम होने से प्रॉफिट कितने से प्रॉफिट कम होगा पिछले साल का? कॉस्ट ऑफ सेल खर्चा होता है ना, खर्चा का बढ़ रहे, डेबिट हो रहे, क्रेडिट हो रहा है ना, तो खर्चा कम हो रहा है। खर्चे कम होने से प्रॉफिट, खर्चे कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से? मेरे ओवरऑल तो आपने जीपी लेना है ना, ओवरऑल तो जीपी उल्टाना है ना, तो ओवरऑल जीपी कितना बना? इसको क्या करना है? लेस वाले ज्यादा हैं या ऐड वाले ज्यादा हैं? इसको क्या करें? प्रॉफिट कम होने से टैक्स, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होगा। टैक्स कम होने की एंड, अब आप कहेंगे करंट टैक्स क्यों नहीं, डेफर्ड टैक्स क्यों? ये IAS 8 की बहस है, इसको मैं नहीं फिलहाल करा, ठीक है। प्रॉफिट कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने की एंट्री और DT क्रेडिट। 166 इंटू, पिछले साल का टैक्स रेट भी यही होगा, सवाल ने नहीं बताया तो 583 नोट कर लो। वो चेंज इन एस्टीमेट होता है, पिछले साल अंदाजा लगाया था इतना देना पड़ा, ये तो हमारी अपनी एरर है। सेल को क्यों उल्टाया है? सेल लास्ट ईयर इंक्लूड गुड्स सोल्ड अंडर वापसी का एग्रीमेंट। जब आप अगले को मुंह से कह के आए हैं कि सेल तुम्हें पसंद आई तो क्या कर देना? वापस कर देना। तो फिर इसका क्या मतलब है? मुझे बुक करनी चाहिए थी, ओए इंक्लूड है, तो इंक्लूड को कैसे उल्टाऊं? उल्टा के। सेल उल्टाने की एंट्री किसी अच्छे बच्चे को आती हो? सेल डेबिट, डेटर क्रेडिट। अगर जीपी परसेंटेज दी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल भी उल्टानी है। कॉस्ट ऑफ सेल उल्टाने की एंट्री इन्वेंट्री डेबिट। अगर पिछले साल की एडजस्टमेंट आ जाए और पिछले साल की एरर सही करनी पड़ी तो पिछले साल का टैक्स भी सही करेंगे। टैक्स सही करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये सोच आपको आती होगी। सेल कम हुई तो प्रॉफिट, खर्चे कम हुए तो प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। मुझे तो लग रहा है मैं पिछले साल का जीपी उल्टा रहा हूं, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है ये पिछले साल का जीपी है और जीपी को मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा रहा हूं। क्यों उल्टा रहा हूं? क्योंकि पिछले साल सेल बुक हो गई थी ना, तो पिछले साल का जीपी उल्टा रहा हूं। जीपी उल्टाने या प्रॉफिट कम करने से
ये सोचें जरा, प्रॉफिट कम करने से टैक्स कम होने की एंट्री सोचें, रिकॉर्ड होने की नहीं, कम होने की। DTL डेबिट, DT क्रेडिट। एक मिनट, अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है IAS सेठ कहते हैं पिछले साल की गलती इस साल के P&L के मुंह पे सही नहीं कर सकते। पिछले साल की गलती इस साल के P&L के मुंह पे सही नहीं कर सकते। ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग हमें सही करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि पिछले साल की रिटेन अर्निंग गलत है? ये जो सवाल में दी हुई है, पिछले साल की रिटेन अर्निंग गलत है क्योंकि पिछले साल की सेल पिछले साल के पैट में गई थी। तो क्या पिछले साल की चीजें गलत हैं या हमारे साल की? सेल लास्ट ईयर इंक्लूड लिखा हुआ है या सेल ओवर ईयर इंक्लूड लिखा हुआ है? अगर सेल लास्ट ईयर इंक्लूड लिखा हुआ है तो मैं अपनी सेल में से माइनस करूं या पिछले साल की सेल में से माइनस करूं? पिछले साल की। तो पिछले साल की सेल तो मेरे P&L में नजर नहीं आ रही। पिछले साल की सेल, पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल, पिछले साल के PBT, पिछले साल का पैट ओपनिंग रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ। तो सर आपने किन किन चीजों को काट के आरी किया है? इनकम्स और एक्सपेंसेस वाली, एसेट्स और लाइबिलिटीज वाली नहीं, इनकम्स और एक्सपेंसेस वाली चीजों को काट के मैंने क्या इफेक्ट कर दिया बोले? आरी। एंट्री को मैं एक एक करके पोस्ट करके चलता हूं। ओवरऑल जरा मुझे आरी पे इंपैक्ट बता दें। कैलकुलेटर पकड़ के ओवरऑल आरी पे इंपैक्ट बता दें। कैलकुलेटर पकड़े, लिखे नेगेटिव 10,000, नेगेटिव 10,000, नेगेटिव 10,000। आरी डेबिट, आरी तो क्रेडिट नेचर का अकाउंट है ना, आरी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, कंसोलिडेशन नहीं पड़ी हुई, आरी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। नेगेटिव 10 प्लस पॉजिटिव 8,333 प्लस क्रेडिट्स प्लस करें और डेबिट्स माइनस करें, माइनस 1084। बाकी ये मेरा पोस्ट करने वाला रह गया, ये भी मैं करा देता हूं पोस्ट। सॉरी, ये मैं पोस्ट करा देता हूं। आरई पे इफेक्ट मुझे बता दें। करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर। अब ये हमारा ओपनिंग जरा दोबारा निकल आएगा। अब हमारा ओपनिंग दोबारा निकल आएगा। असल में वो ओपनिंग रीस्टेटेड नहीं था, अब हमारा ओपनिंग दोबारा निकल आएगा। पहले मुझे जरा बता दें करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर कितने से है? 1084। दो हिंट माइनस करेंगे ना यार, जीपी उल्टाना है आपने, माइनस करेंगे। यहां से देख लो, नेगेटिव 10, पॉजिटिव 8,333 और पॉजिटिव 583। इसकी पोस्टिंग अभी देख लें। इस एंट्री में मैंने टैक्स कैसे निकाला है और इस एंट्री के अंदर मैंने ये कैसे किया है, ये इंशाल्लाह कल रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल पोस्टिंग जरा देख लें। पोस्टिंग कैसे करनी है? नेगेटिव 10, पॉजिटिव 8,333 और पॉजिटिव 583। ये करके ओपनिंग रिटेन अर्निंग मेरी क्यों गलत है? क्योंकि सवाल में वाज़ेह तौर पे क्या लिखा हुआ है? पिछले साल की सेल में एरर है। अच्छा, अगली बात, गुड्स वर रिटर्न ऑन 25 अगस्त, जो कि डर था। हमारे साथ चीजें वापस आ गई हैं, हमारे साथ चीजें वापस आ गई हैं। क्योंकि क्यों वापस आ गई हैं? क्योंकि मैंने उसे बेची सी बेस पे थी कि वो मुझे वापस कर, उसने हमारे साल वापस कर दी। हमारे साल सेल रिटर्न बुक करूं या पिछले साल सेल उल्टाऊं? सोचे, हमारे साल सेल रिटर्न बुक करूं या मैं यही एतराज कर दूं कि पिछले साल ही तुमने सेल गलत बुक की थी, इसलिए हमारे साथ सेल रिटर्न मैंने बुक नहीं की। अकाउंटेंट ने शुक्र है अभी तक कुछ नहीं किया, तेरी मेहरबानी, नो करेक्शन हैज बीन मेड। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी तक कोई करेक्शन नहीं की इसकी, हमारे से करा ले, हमारे से करा ले। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट अब हमारी पेंडिंग होगी, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे दोबारा। अब आप हजरात जो है वो बैठे रहें, थोड़ी सी हिम्मत करके, 20-25 मिनट लगेंगे। सारी फिगरें हमने उठानी है और उठा के लेके जानी है। जो हजरात जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़रूर आप अटेंड कर लीजिएगा। एक मिनट, जाने से पहले एक बात सुन लें। डेटर कितने से क्रेडिट करेंगे? 10,000 से।
इन्वेंट्री कितने से बढ़ाएंगे भाई? तो देख जरा, इन्वेंट्री कितने से बढ़ाएंगे? लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं। हमारे साल की ओपनिंग जो पिछले साल की क्लोजिंग है, पिछले साल की क्लोजिंग में मसला है ना, तो अभी हमारे साल की ओपनिंग। और डीटीएल अकाउंट में कितना फेंकना है? ओए हो, डीटीएल अकाउंट मेरा गुम गया है। डीटीएल अकाउंट में कितना फेंकना है? 583। डन। तो ये भी मैं पोस्टिंग करता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।